बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी चुनाव और उपचुनाव के दंगल की। सबसे पहले यूपी में उपचुनाव का दंगल काफी अहम होता जा रहा है। अब INDIA गठबंधन अलग थलग सा यहां पर दिख रहा है। कांग्रेस है तो 9 सीटों में से 5 सीटों का राग अलाप रही है। समाजवादी पार्टी ने लगभग 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। कांग्रेस को 2 सीटें दी गई है। सपा के इस फैसले पर कांग्रेस तैयार नहीं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में राजनीति एक बार फिर से रंग में नजर आ रही है। यहाँ विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही गठजोड़ में आए दोनों दल फिर से आंखें तरेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए। इसमें मिल्कीपुर सीट को लेकर कोर्ट में पेंडिंग पुराने मामले की वजह से अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि वहां पर कुल 9 सीट है जिस पर बाई इलेक्शन होने वाला है। गाजियाबाद और खैर सीट पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया सपा की तरफ से। ऐसा माना जा रहा है कि सहयोगी कांग्रेस के लिए सीटें खाली छोड़ी गई। इसके अलावा कुंदरकी सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस खेमा भी संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस यूपी में कम से कम 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने साफ कह दिया कि सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ना ही चुनाव लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे। जानकारों की माने तो हरियाणा रिजल्ट के बाद कांग्रेस की हार के फौरन बाद यूपी में 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी करेंगे। 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेसी खेमे की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं किसने क्या कहा। तो अजय राय ने क्या कहा है वो आपको हम बता देते हैं। केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस पर बात कर रहा है। हमने 5 सीटों पर अपना प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। ये अजय राय की तरफ से कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर महाविकास अघाड़ी में तकरार जारी है। बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सवाल ये उठता है कि क्या राज्य में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। राज्य में बीते 3 दिनों से सीटों को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में तकरार जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति बन गई। विधानसभा की 288 सीटें हैं। बची हुई 28 सीटों को लेकर तकरार है। मुंबई और विदर्भ क्षेत्र की कई सीटें इसमें शामिल हैं। विदर्भ में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। बीते लोकसभा चुनाव में इलाके की 10 सीटों में से कांग्रेस को 5 पर जीत मिली थी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर पूरी तरीके से दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो रार है वो अलग अलग राज्यों में क्यों इस तरीके की दिख रही है। सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी नहीं है। इसके अलावा आप देखिए झारखंड में भी आरजेडी ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया और ये कह दिया है कि हम भाई चुनाव लड़ेंगे, हमें जितनी सीट मिल रही है हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो आखिरकार कैसे चुनावी दौर में यहाँ पर पार्टी उतरेगी, ये सवाल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश त्यागी बतौर बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त कनेक्टेड है। बाकी दलों से भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका करते हुए। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी और उस जो पूरा गठबंधन है अलग अलग राज्यों में, वहां पर गतिरोध की स्थिति कम से कम सीट बंटवारे को लेकर के नजर आ रही है। आप कितने तैयार हैं चुनावों के लिए और उपचुनाव के लिए? हम तो देखिए चुनाव की तैयारी एक दिन से नहीं शुरू करते हैं। हमारे संगठन के अंदर ये संदेश है सबको, ये फिलॉसफी है कि आप चुनाव के आते आते तैयारी मत करिए। हमारी तैयारी बहुत पहले हो जाती है। और जहां तक कांग्रेस और इसकी विकास अघाड़ी का मामला है वो तो पिछाड़ी रह गया है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आप पार्टी ने इनसे 5 सीट मांगी थी, इन्होंने देने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। वो जो घमंड है जनता देख रही, इसी वजह से हरियाणा में उनका परास्त हुआ। ऐसी झारखंड में भी आप देख लीजिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव को जैसे उनकी लालटेन को बुझाई के रख दिया है। तो ये कांग्रेस के जो फूट की राजनीति है और अपने आप को वर्चस्व बनाने का जो ये अड़ियल टट्टू की तरह से अड़ गए हैं, उनको किसी भी उनके घटक दल को पसंद नहीं आ रहा है। तभी आप देखिए संजय राउत खुले, जिस महाराष्ट्र का नाम लिया वहां पर लोकसभा चुनाव के दरमियान भी आपसे ज्यादा सीटें ये जो महाविकास अघाड़ी है वो लेकर के आई थी। देखिए वहां पे इन्होंने समीकरण जो है वो मुसलमानों को और वहां के जो मराठा को उनको जोड़ करके इन्होंने किसी प्रकार से ये आंशिक रूप से सफलता मिल गई। और आपको मैं बताऊं असेंबली इलेक्शन में सेंट्रल इलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। वहां पे स्थानीय मुद्दे होते हैं। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का
जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था उनकी बहुत मजबूत रही। जिस प्रकार से लाडली बहना को लगातार वो 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, उनको पता लग गया है। और मैं आपको बताऊं, आज के वोटर्स ये देख रहे हैं, क्या ये हमको एक गंभीर और स्थायी सरकार दे सकते हैं? हम्म। अगर आपस में इनमें विभाजन इतना हो, आपस में गाली गलौज कर रहे हो, सर फुटअव्वल हो रहा हो, संजय राउत कह रहे हैं अगर हमको सीट नहीं की तो हम आज डिसाइड कर देंगे, तो वहां पे वो कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, तो शरद पवार के पास चले गए, तो वो कह रहे हैं साहब वहां दिल्ली से आने में जो है उनके वो जो पर्यवेक्षक बचे रमेश चंद्रथला और मुकुल वासनिक, वो दिल्ली से पूछते हैं हर बात, हमें स्थानीय डिसीजन चाहिए, तो वहां पे आपस में ही मतभेद हो रहे हैं। फिर वो, जैसे अभी आपने कहा कि नाना पटोले विदर्भा वहां से आते हैं, विदर्भा से, तो उनके वो कह रहे हैं हमको यहाँ पे इतनी सीट चाहिए। अभी संजय राउत कह रहे हैं सब 10,000 वोटर जो है अमित शाह हटवा देंगे। फिर ठीक है, यानी कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, आप तैयार हैं। महाविकास अघाड़ी और किस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, गठबंधन की स्थिति, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त कनेक्टेड है। चंद्रमोहन जी, आपका भी स्वागत करते हुए, क्या हो रहा है सर आप लोगों में? गठबंधन आप लोग लेकर के आते हैं, लेकिन जगह जगह पर आखिरकार ये गतिरोध क्यों है? यूपी से लेकर के महाराष्ट्र और फिर झारखंड में भी ऐसी स्थिति, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, कोई गतिरोध नहीं है, और इसी गतिरोध की जो कड़ी के लिए जो हमारे मित्र भाजपा के कह रहे हैं, इसी की आवाज तो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि भाजपा के अंदर लोकतंत्र है ही कहां। वहां पर तो एक फरमान आता है, उस फरमान को सबको मानना पड़ता है, या रहो या छोड़ दो, और इस फरमान के तहत ही वहां पर हर कार्य होता है। और उस लोकतंत्र की बुनियाद को तोड़ते हुए तो महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार के जनमत को पैसे और ताकत के बल पर ईडी सीबीआई के तंत्र के ऊपर जो खेल भाजपा ने खेला, उसी का जवाब तो महाराष्ट्र की जनता अब देने को उतारू, और वो देने जा रही है। और मैं सीटों को लेकर के सवाल पूछ रही हूँ सर, सीटों को लेकर के आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ठीक है, एक मिनट बस चंद्रमोहन जी कुछ ऐड कर लो। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, सबको हक है कि वो अपनी अपनी बात रखे। हरियाणा में हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां पर कई सारी ऐसी सीट है जहां पर तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी हो गई। जो आपकी जीत और हार का अंतर है, उतने वोट्स तो आम आदमी पार्टी को पड़ गए। अगर 7 होते तो शायद नतीजा कुछ और होता हरियाणा का। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, और बात रख के वो अपने अलायंस पार्टनर के साथ सीटों ये बार्गेनिंग करे। सो वो इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी पार्टी है वो अपनी बात रखती है, और इंडिया गठबंधन बिल्कुल सुचारू रूप के साथ खड़ा है, और इंडिया गठबंधन के तहत ही सभी पार्टियां लड़ेंगी। और हमारा सीट बंटवारा 200 से ऊपर सीटों के ऊपर लगभग हो चुका है। जो 8-10 सीटों का और फर्क आता है, बाकी डिसाइड हो चुकी है। उसमें सीढ़ी है और 5-6 जगह है जहां पर डिसाइड होना बाकी है, वो हम बहुत जल्द डिसाइड कर देंगे। अब सबसे प्रश्न जो आपने खड़ा करा, वो जो आपने एक बात बोली, मैं उसके बता दूं कि हरियाणा का चुनाव हम हारे जरूर है, लेकिन उसके अंदर जनता का जनमत कांग्रेस के प्रति कम नहीं हुआ है। 0.6% के मार्जिन से आ रहे हैं, और हर चुनाव एक प्रश्न खड़ा कर जाता है सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर। वो प्रश्नों का जवाब सत्तारूढ़ पार्टी और वो इलेक्शन संस्था जो इलेक्शन करवाती है वो नहीं दे पाती। क्यों? 25 से 30 सीटों का जो प्रश्न खड़े हुए, जिसके ऊपर कंप्लेंट्स गई और जिसपे इंक्वायरी हुई, उसका भी साक्ष्य सामने नहीं आया, और उसके ऊपर जो मार्जिन है वो बहुत रीजनेबल रहा है। और उन रीजनेबल मार्जिन में मैं फिर वही कह रही हूँ कि अगर वहां पर अगर आम आदमी पार्टी आपके साथ होती तो शायद वहां पर नतीजे कुछ और होते। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां हैं पार्टीज में, और किस तरीके से सीटों को लेकर के ये गतिरोध देखने को मिल रहा है। चंद्रमोहन जी, जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर हमारे साथ बीडी सिंह भी जुड़े हुए प्रवक्ता है शिवसेना संजय गुट के, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी अपनी बात आप कंप्लीट करें। देखिए, वही है कि हर बार का इलेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न और जवाब छोड़ जाता है भाजपा का, जिसको भाजपा दरकिनार करने लगती है, और इतनी अपने आप को पॉपुलर पार्टी कहने वाली और बड़ी पार्टी, उसका मार्जिन ऑफ वोट क्या रह जाता है? 0.6%। और उस पार्टी का जो पार्टी ये कहती है कि हम यहां से बात करते हैं और वो बात देश के हर नागरिक तक पहुंच जाती है, तो खतरे की घंटी भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी मुकेश जी से, लेकिन बीडी सिंह साहब आपके पास आते हुए, और वो कह रहे हैं कि भाई हर जगह होता है, वहां पर पार्टीज हैं, साथ में है, किसी की कोई डिमांड होती है, किसी की कोई डिमांड होती है, आपस में बातचीत करके तो सोल्यूशन निकलता है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? तो फिर आखिरकार आप लोगों को दिक्कत क्यों है? भैया जी, जो ये टोटल जो यहाँ डिस्प्यूट इसलिए है कि ऑलरेडी जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर की लड़ाई, संजय रावत जी सोचते हैं कि जो है उद्धव जी बने,
और कांग्रेस के नाना पटोले को मतलब आवाज लगाते कि नाना पटोले जी बने, और उधर से जो शरद पवार जी के हैं उनके तरफ से जो है जयंत पाटिल को ये लड़ाई हो रही, उसके चलते सीट बंटवारे में हो रहा है। जबकि संजय राउत का स्टेटमेंट ये था कि नाना पटोले से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पेपर वहां दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली से फिर डिसीजन होके आता है, फिर पेपर 10 बार आगे पीछे होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं दिल्ली में ही बात करूंगा। इसी तरह से इनके डिस्प्यूट बने हुए हैं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी भी मजबूरी ये है कि जो हरियाणा का रिजल्ट था, हरियाणा के रिजल्ट में इनको जो होप था वो होप पूरा निगेटिव गया। तो इनको इनकी एक मजबूरी समझिए कि इनको शेयर सीट करके ही लड़ना है, अकेले नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सारी चीजों के चलते ये थोड़ा कंफ्यूजन अपने आप में। तो क्या महायुति में सीएम के चेहरे को लेकर के कोई ये नहीं है, कोई गतिरोध नहीं है? नहीं, कोई गतिरोध नहीं है। कौन होगा सीएम का चेहरा? सीएम का माननीय एकनाथ शिंदे जी। ठीक ठीक। मुकेश त्यागी जी वो कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा वहां पर एकनाथ शिंदे ही होंगे, आप सहमत हैं इससे? एक मिनट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आई आपको आवाज? जी जी जी। प्रिया जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जबकि उनकी संख्या बल हमसे बहुत कम थी। हमने इसी प्रकार से उद्धव ठाकरे जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि करार किया था कि 2.5 साल तक वो रहेंगे, 2.5 साल के बाद जो है रोटेशन में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु उन्होंने करार के विरुद्ध जो है बल्कि अमित शाह को और तमाम को गाली देनी शुरू कर दी। और यहाँ तक कि जो चुनाव जीते थे वो मोदी जी का पोस्टर लगा लगा के बड़ा विशाल जनसभाओं में उन्होंने वो जीत हासिल करी थी। तो मोदी जी के प्रभाव का आनंद उन्होंने उठाया था। उसके बाद इनके आपस में जिस प्रकार से महत्वाकांक्षी आपस में बढ़ गए। एकनाथ शिंदे, जो मैं समझता हूँ कि सचमुच में बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदों को और सपनों को और उनके आदर्श को प्रतिबिंबित करता है। वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर क्या महायुति का चेहरा है संयुक्त तौर पर सीएम फेस के लिए? मुकेश जी, ये प्रश्न ये है। एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं या कौन बनता है, हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जो भी शीर्ष डिसीजन लेगा और फडणवीस जी को कबूल है एकनाथ शिंदे जी के साथ जो भी हमारा करार होगा, हम उसको जो है सफलतापूर्वक उसको फडणवीस जी और बीजेपी को कबूल है। वही बात तो वो भी कह रहे हैं। एक मिनट चंद्रमोहन जी, वही बात तो वो भी कह रहे हैं, वो भी बात वही कह रहे हैं। हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताते। आप राजस्थान देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए। हमें जब अब तो हमने कभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लड़ा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सशक्त राजनीति है जिसके आधार पर हम चुनाव जीतते हैं, और वो करार पे होगा। अगर एकनाथ शिंदे के साथ करार होता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है और हम अनाउंस करते हैं, तो हम उस पर हर शर्त पे खड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई करार नहीं है तो उस समय स्थिति देख करके उसी प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के इनका कौन सा मुख्यमंत्री का पद है, जरा बताइए। ठीक, चंद्रमोहन जी इसका जवाब दीजिएगा। वो तो यही कह रहे हैं कि साहब हम हाल के चुनाव, जल्दी 30 सेकंड में मुकेश जी, बिल्कुल एक मिनट में आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक बार आ रही हूँ। इंडिया गठबंधन के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, 3 चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और अजीत पवार जी कहते हैं कि मेरे को इस बार ठीक है। मुकेश जी हो गया आपका, एक मिनट चंद्रमोहन जी। एकनाथ शिंदे शिवसेना के अभी बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर होंगे, भाजपा के प्रवक्ता बोल नहीं रहे हैं। हमारा गठबंधन स्थायी रूप के अंदर है। लेकिन चंद्रमोहन साहब, आप ये भी तो मानिए ना कि उनके नेता इस तरीके से पब्लिक फोरम पर आकर के ऐसी बात नहीं कहते। दूसरी चीज ये, क्योंकि मैं यूपी की बात करना चाहूंगी, वहां पर भी उपचुनाव होने वाला है। वहां पर कहा जा रहा है कि आपको 2 सीटें मिल रही हैं, आप 2 सीटों के लिए तैयार नहीं है। अजय राय तो कह रहे हैं कि हम 5 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ना प्रचार करेंगे। तो ये जो गतिरोध है, जो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है, इससे क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं जनता के बीच में? एक प्रश्न सबसे बड़ा चंद्रमोहन जी से सवाल है, मुकेश जी 1 मिनट। क्या भाजपा एकनाथ शिंदे के चेहरे के ऊपर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी? अभी भाजपा के प्रवक्ता इस बात पे मोहर लगा दे। पहले प्रश्न सबसे गंभीर है, अगर वो एकनाथ शिंदे के चुनाव पे लड़ती है तो हमारा प्रश्न खत्म है। लेकिन हम चंद्रमोहन जी आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। के ऊपर लड़ना चाह रहे हैं, वो उनका हेडक है। आपसे जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। यूपी में क्या हो रहा है? अजय राय क्या कह रहे हैं? हमारा गठबंधन है यूपी के अंदर, हम 10 सीटों के उपचुनाव के ऊपर गठबंधन के ऊपर लड़ रहे हैं। कौन ज्यादा लड़ेगा? कितनी सीटें मिल रही हैं? कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? कितनी सीटें छोड़ी अखिलेश यादव ने आपके लिए? हमारी अखिलेश यादव जी अगर वहां पर ज्यादा सीटों से कम सीटों के साथ लड़ेंगे, हमारा कोई तनाव नहीं है उसके अंदर। तो अजय राय ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? अजय राय फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं, अजय राय अरे जी- वो बड़ा अजय चेहरा राय है, जी- आपके अध्यक्ष है प्रदेश में, वो कह रहे हैं, अजय सब राय- उनकी बात तो मानेंगे ना। वो कह रहे हैं कि अगर कम सीटें मिली तो हम नहीं लड़ेंगे, ना प्रचार करेंगे। दे तो रहा हूं, अजय राय पार्टी के अध्यक्ष हैं और अपने पार्टी कोरम के ऊपर जो बात रख रहे हैं वो पार्टी की है, लेकिन उसके बाद भी दोनों पार्टियों के अंदर कोई गतिविरोध नहीं है। दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत लड़ेंगी, सपा और कांग्रेस, और गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन अपने उपचुनावों में लड़ेगा। 5 से कम पर आप सीटों तैयार के हैं? लिए 5 बाद से में कम पर बोला, तैयार हैं आप? सीटों के लिए किसी भी अध्यक्ष का कहना कोई गुना नहीं है, वो कहता है। और अगर ऐसा गुना है तो मुकेश त्यागी जी को अभी वीडी सिंह जी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि वो अपने नेता को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्यों नहीं लगा पा रहे वो? अरे अगर त्यागी जी आप के मुझे सामने बताइए, समाजवादी शिंदे पार्टी और फडणवीस की ये चेहरे क्या है, कौन नहीं मैंने जानता? आपसे सवाल ये पूछा कि अगर 5 सीट से कम मिलती है तो आप लोग गठबंधन में लड़ेंगे उपचुनाव? एक मिनट मुकेश जी, चंद्रमोहन जी। 5 सीटें मिले, 10 सीटें मिले, बीइंग मैं प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल पाऊंगा, ये हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन प्रवक्ता की हैसियत से मैं ये क्लियर करता हूं कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगा, इंडिया गठबंधन के बैनर के ऊपर लड़ेगा, और जितनी सीटें आएंगी ठीक, वो आपके प्रवक्ता सामने। की हैसियत से जरा ये बता दीजिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि इस वक्त हम सीट दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पर आपका दावा है, जैसे फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर। इनमें से कई सारी ऐसी सीटें जहां से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर दिया और हरियाणा के नतीजों के जस्ट बात कर दिया है। तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? क्या वो आप पर दबाव बना रहे हैं? और अगर आप लोग भी वहां पर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो नाम वापस लेंगे? क्या कोई बातचीत हुई आप लोगों की? कुछ तो पर्दा और पर्दे को पर्दे में रहने दो, बस सिंपल सी बात है। राजनीति है, राजनीति की तरह करी जाएगी। ठीक है, पर्दे को पर्दे में रहने दो। मुकेश जी, आपको क्यों आपत्ति है? अगर वो कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, वक्त के साथ पता चलेगा। ये पर्दे में कहाँ रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। संजय राउत देख लीजिए, लगातार गाली दे रहे हैं इनको। अरे आप कहीं इनका आपके कहाँ आरोपों पर्दा- से कहीं ये अजीत कहाँ कुमार पर्दा टूट ना नशीन जाए है? आपके पास से, अच्छा, कहीं आज अच्छा, आपके सुनिए, प्रोफेसर सुनिए, शिंदे जी एक मिनट, अभी चंद्रमोहन उनके जी, चंद्रमोहन एक एक करके शिंदे एक एक ग्रुप करके के- एक एक करके, मेरे पास वक्त शिंदे की ग्रुप बहुत के कमी है। नेता को आप अपमान जल्दी कर रहे से। हैं नेशनल चैनल के अरे ऊपर। बोलने तो दीजिए। एक मिनट, अब उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए। मुकेश अरे फिर बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं मुकेश जी, जल्दी से। ये कह रहे हैं कि हमारा कोई सिर फटावल नहीं। ठीक है सर, हमें वक्त इतनी की इजाजत देता है। बहुत सुनिए, धन्यवाद आप अभी- तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव का दंगल इस वक्त देखने को मिल रहा है, कौन मारेगा बाजी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सीटों को लेकर के इस वक्त गतिरोध देखने को मिल रहा है।